नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो ये दर्रे दे रखे हैं यहाँ पर और इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? अगर आप देखें तो नीति दर्रा उत्तराखंड में, माणाबी, मोलिंगलाबी। जो डेवसा दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। डिटेल भी जान लेते हैं। तो जो नीति दर्रा है ये चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है। जो माणा दर्रा ये भी चमोली तिब्बत के मध्य स्थित है। मुलिंगला ये उत्तरकाशी तिब्बत के मध्य स्थित है। लेकिन जो डेवसा दर्रा है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। तो डेवसा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? तो श्रीनगर गढ़वाल से किन पुरावशेष का संबंध नहीं है? तो देखिए, केशवराय मठ ये श्रीनगर से संबंध है। शमशाही बागान में श्रीनगर में। वैरागड़ा मंदिर समूह भी श्रीनगर में ही है। जो कश्मीरी हाट है इसका संबंध नहीं है श्रीनगर से। डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो जो महिपत शाह है इन्होंने श्रीनगर गढ़वाल में केशवराय मठ मंदिर का निर्माण कराया था, तो श्रीनगर से संबंधित है। श्याम शाह ने शमशाही बागान कहाँ निर्माण कराया? श्रीनगर गढ़वाल में ही। वैरागड़ा जो मंदिर समूह है ये श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। और जो कश्मीरी हाट है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से संबंधित है। ये भी श्रीनगर से संबंधित है, लेकिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से संबंधित है और एक हस्तशिल्प बाजार है। क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वाल में पंवार, जिसे परमार भी बोल लेते हैं, तो पंवार वंश का संस्थापक कौन था गढ़वाल में? पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। सी ऑप्शन सही जवाब है, कनकपाल था परमार वंश का संस्थापक। कनकपाल के बारे में जान लेते हैं। तो जो कनकपाल है इन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी 888 ईस्वी में। कनकपाल ये मूल रूप से गुर्जर प्रदेश से आए थे। कहाँ ये गुर्जर प्रदेश? मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र से। 1887 ईस्वी में यहाँ ये तीर्थाटन पर आया था। और चांदपुरगढ़ चमोली में पड़ता है। तो चमोली जो चांदपुरगढ़ था इसके शासक थे भानु प्रताप, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया कनकपाल से। तो कनकपाल आए थे गुर्जर प्रदेश से, यहाँ आए थे तीर्थाटन पर। और चांदपुरगढ़ के जो शासक भानु प्रताप थे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था कनकपाल से, और यहीं से चांदपुरगढ़ में यहीं से परमार वंश की नींव पड़ गई थी। इन्होंने क्या कर दिया? इसको चांदपुरगढ़ का शासक बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो जो अशोक है इनका जो कालसी अभिलेख है तो इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। तो अशोक का जो कालसी अभिलेख है इसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है, अर्थात लिखा गया है। ये अभिलेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है, कालसी में। कालसी जो शिलालेख है इसकी भाषा क्या है? तो भाषा इसकी प्राकृत, और इसे लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। तो भाषा तो प्राकृत है लेकिन लिपि है ब्राह्मी। ये लिपि क्या होती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है, और इसके अक्षरों से शिरोरेखा अर्थात ऊपर लाइन होती है, ऊपर की रेखा होती है, इसका इसमें अभाव होता है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो ऊपर एक लाइन डाल रहे हैं, लेकिन जो ये ब्राह्मी लिपि होती है इसमें ऊपर की जो लाइन होती है ये नहीं होती है। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ये पूर्वी भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिम की तरफ जो पश्चिम क्षेत्र है जैसे पाकिस्तान की तरफ, यहाँ पे खरोष्टी लिपि में ये पाए गए हैं अभिलेख। जो कालसी अभिलेख है ये 14 प्रमुख शिलालेखों में से 13वां शिलालेख के रूप में जाना जाता है। इसमें अशोक की धम्म नीतियां, पशु बलि पर प्रतिबंध, मानव एवं पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं और युद्ध के स्थान पर धर्म विजय के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो कालसी अभिलेख में ये चीजें यहाँ पर उल्लेखित की गई है।
शिलालेख पर हाथी की आकृति उत्तीर्ण की गई है, जिसमें नीचे संस्कृत शब्द में लिखा गया है गजतमे। तो गजतमे लिखा गया है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हाथी बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक के रूप में ये दर्शाया गया है। इसकी खोज हुई थी, जो कालसी अभिलेख है, 1860 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जॉन फॉरेस्ट ने की थी। तो जॉन फॉरेस्ट ने की थी 1860 में। और ये उत्तर भारत में अशोक का एकमात्र शिलालेख है। इसमें कालसी क्षेत्र को कहा गया है अपरांत, और यहाँ जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इन्हें कहा गया है पुलिंद। तो देखिए कितने सारे पॉइंट इसमें आ चुके हैं एक एक क्वेश्चन में, ये मैंने यहाँ पर आपको करा दिए। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर साथ साथ में बता भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है? तो इनमें नृत्य का रूप कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। नृत्य का रूप कौन सा नहीं है? तो देखिए झोड़ा नृत्य है, चांचरी भी नृत्य है, थड़िया नृत्य है, लेकिन जो बिनाई है ये नृत्य नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा गया है नृत्य का रूप इनमें से कौन सा नहीं है। तो बिनाई क्या है? एक पारंपरिक ये वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहीं से भी आ सकता है। अब देखिए जान लेते हैं इनके बारे में। थड़िया नृत्य के बारे में पहले जानते हैं। तो थड़िया नृत्य क्या है कि विवाहित युवतियों द्वारा मायके आने पर बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक किया जाता है। थड़िया शब्द का मतलब ये है ठाड़ या चौक, खलियान जिसको आप बोलते हैं। और ये प्रेम, स्नेह और सहयोग का प्रतीक नृत्य है, जो बसंत ऋतु की लंबी रातों में सामूहिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। दूसरा है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य ये माघ माह की चांदनी रातों में स्त्री और पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता है चांचरी नृत्य। और इसमें जो मुख्य गायक होता है ये हुड़की बजाते हुए बीच में नाचता है। तो जो मुख्य गायक जो वो कर रहा होता है, लीडर होता है वहां पे, समझ सकते हैं आप, तो ये बीच में बजा रहा होता है हुड़की, और सभी लोग स्त्री पुरुष गोल घेरे में नाच रहे होते हैं। कुमाऊं में इसे ही, जो चांचरी नृत्य है, कुमाऊं में इसका एक रूप है जिसे झोड़ा नृत्य कहते हैं। और चांचरी जो नृत्य है, तो वहां पर जो गीत गाए जाते हैं इन्हें चांचरी गीत कहा जाता है। अब जो झोड़ा है, तो जो गढ़वाल में चांचरी है, यही कुमाऊं में झोड़ा नृत्य हो जाता है। तो कुमाऊं में होली के बाद बसंत ऋतु में किया जाने वाला ये श्रृंगारिक नृत्य है। आयु की सीमा इसमें होती नहीं है। पुरुष पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। गायक जो होता है ये बीच में हुड़की बजाकर नाचता है, और गीतों को बोला जाता है झोड़ा गीत। अब देखते हैं जो बिनाई है। तो बिनाई क्या था? तो ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग अक्सर लोक संगीत में किया जाता है। और ये एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है, अर्थात जिसे मुंह से बजाया जाता है। तो मुंह से बजाने वाला ये यंत्र है बिनाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके एक क्वेश्चन के साथ चार चार क्वेश्चन हो रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो जरधारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जरधारी क्लासेस के आप डिटेल नोट्स भी ले सकते हैं। डिटेल नोट्स के लेने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और यहाँ पर आपको जरधारी क्लासेस के डिटेल नोट्स एवं मॉडल पेपर और करंट अफेयर के नोट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी और पेन अपने पास रखनी है, और ये जो डिटेल जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नोट भी करते जाने हैं, ताकि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन नहीं बनाता है उत्तराखंड का? इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो अल्मोड़ा है, डी ऑप्शन सही जवाब, अल्मोड़ा जिला ऐसा है। अब देखिए जो उत्तरकाशी है, चमोली और पिथौरागढ़, ये तीनों के तीनों क्या है? नेपाल और इधर चाइना के साथ सीमाएं बनाते हैं। अब कौन किसके साथ बनाता है देखते हैं। तो नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड के जो 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। चीन तिब्बत के साथ बनाते हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ इसमें से एकमात्र जिला है उत्तराखंड का जो नेपाल और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। 4 जनपद भी ऐसे हैं, जैसे टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा। 4 जनपद उत्तराखंड के ऐसे हैं जो
कोई भी न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही राज्य की सीमा बनाते हैं। ये बिल्कुल क्या है, उत्तराखंड के बीच वाले जिले हैं जो न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 4 जनपद ऐसे हो गए। और नेपाल के साथ 3 जनपद बनाते हैं और तिब्बत के साथ भी 3 जनपद सीमा साझा करते हैं। और इसमें उत्तराखंड पिथौरागढ़ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिथौरागढ़ क्या है, नेपाल और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो काली नदी के उद्गम स्थल के निकट कौन है दोस्तों? तो लिपुलेख जो दर्रा है ये काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, काली नदी जिसे आप शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, इनका उद्गम स्थल, जो इसका उद्गम स्थल है, यह है काला पानी क्षेत्र। कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जिला में। पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, काला पानी क्षेत्र से निकलती है काली नदी और लिपुलेख दर्रे के निकट है ये। और ये दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है और तिब्बत के साथ व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है लिपुलेख दर्रा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में लिपुलेख दर्रा। अगर बात करें जो और दर्रे यहाँ पर, नीति, माणा, मिलम, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो माणा है ये चमोली में भारत तिब्बत सीमा पर बद्रीनाथ के पास स्थित दर्रा है। नीति है चमोली में नीति घाटी को तिब्बत से जोड़ता दर्रा है ये। जो मिलम दर्रा है ये पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर के पास गौरी गंगा नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पर। और जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा तो मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। लिपुलेख दर्रे के जो पास जो काला पानी क्षेत्र है, यहाँ पर भारत नेपाल सीमा का ये विवाद का केंद्र भी रहा है। तो भारत नेपाल सीमा का विवाद केंद्र का जो दर्रा है वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं एक उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। इस बैच में हम उत्तराखंड जीके को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ सके। यह पूरा कोर्स लगभग 45 डे में कंप्लीट कराया जाएगा और आपको प्रतिदिन 2 वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हर टॉपिक के डिटेल्स पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे जिन्हें आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपको क्या मिलेगा दोस्तों इस कोर्स में? तो चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो डिटेल्स पीडीएफ नोट्स। जैसे आपको टॉपिक कराया जाएगा तो उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और आप उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। 10 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जो प्रत्येक रविवार को दिया जाएगा आपको, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इससे पहले किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं, पेपर कैसे बनता है। तो 10 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिया जाएगा और मॉक टेस्ट भी आपको कैसा होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें भी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा जो आंसर की होगी। एमसीक्यू मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश यानी बायलिंगुअल होंगे। हर टेस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको रियल एग्जाम जैसे प्रैक्टिस मिल सके और आपकी एक्यूरेसी तथा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों मजबूत हो। अगर आपका लक्ष्य है दोस्तों उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 में बेहतर स्कोर और सिलेक्शन प्राप्त करना, तो यह बैच आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। तो देर किस बात की है, आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। पूछा क्या गया है? तो जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है तो इसके द्वारा किन किन नदियों को अलग किया जाता है, तो ये बताना है आपको। तो सही जवाब इसका, जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है ये पिंडर और रामगंगा जो नदी है इनको अलग करता है। तो सी ऑप्शन, पिंडर और रामगंगा बेसिन जो नदी घाटी है इनको अलग करता है दूधातोली पर्वत श्रेणी। तो जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है ये उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है और ये पिंडर और रामगंगा नदी घाटियों को अलग करता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। दूधातोली पर्वत श्रेणी को ही उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो दूधातोली पर्वत श्रेणी को। और ये श्रेणी पश्चिमी रामगंगा नदी के उद्गम स्थल है। इसके साथ ही ये पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और आटागाड़ का भी ये स्रोत है। दूधातोली श्रेणी से ही ये सारी नदियां निकलती है। पिंडर नदी के बारे में जान लेते हैं, जो और नदियों की यहाँ पर बात हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। पिंडर नदी इसे कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नोट है।
और ये अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। पिंडर नदी का जो उद्गम है ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो सही जवाब इसका भवानी सिंह के आमंत्रण पर। तो भवानी सिंह के आमंत्रण पर चंद्रशेखर आजाद अपनी टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में रुके थे। तो जो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद है अपनी युवा टीम के साथ 1930 में, तो सन भी नोट करने वाली बात है, 1930 में दुगड्डा के निकट नाथुपुर में भवानी सिंह रावत के निमंत्रण पर इन्होंने यहाँ पर प्रवास किया था। भवानी सिंह क्या थे? स्वयं एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को दुगड्डा के वन क्षेत्र में शस्त्र प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया था और इसी स्थान पर उनकी स्मृति में अब आजाद पार्क बनाया गया है। तो आजाद पार्क कहाँ है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आजाद पार्क कहाँ है? तो ये आपको बता दिया है, दुगड्डा के निकट ही है, दुगड्डा में ही है आजाद पार्क। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है यह है आपका चमोली में। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो चमोली में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,816 मीटर और ये कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, इसके बाद ये भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो नंदा देवी पर्वत क्या है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और 1988 में से विश्व धरोहर का दर्जा मिला। 1988 में विश्व धरोहर का से दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? चारण उपनाम से कौन प्रसिद्ध है इनमें से? तो चारण उपनाम से प्रसिद्ध है शिव प्रसाद डबराल। सी ऑप्शन सही जवाब है। शिव प्रसाद डबराल है चारण उपनाम से प्रसिद्ध। तो शिव प्रसाद डबराल ये चारण कहा गया इनको, चारण नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार, भूगोलवेता हैं और लेखक हैं। इन्हें उत्तराखंड का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का विश्वकोश किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। और इन्होंने 18 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा। तो 18 खंडों में लिखा इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास। इसके बाद हरिकृष्ण जो रतूड़ी हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो हरिकृष्ण रतूड़ी ये टिहरी के राजा कीर्ति शाह के वजीर अर्थात प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने 1928 में क्लासिक गढ़वाल का इतिहास लिखा। चंडी प्रसाद भट्ट इस चिपको आंदोलन के नेता और पर्यावरणविद रहे हैं। जो गंगादत्त उप्रेती है ये एक प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने कुमाऊनी बोलियों का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो जो मलारी है, मलारी किससे संबंधित है? तो मलारी का संबंध है महापाषाणीय समाधान से। तो बी ऑप्शन महापाषाणीय समाधान से संबंधित है मलारी का। तो मलारी ये चमोली जिले में स्थित है और उत्तराखंड का एक प्रमुख महापाषाणीय समाधान स्थल है। यहाँ 1956 में शिव प्रसाद डबराल जो चारण उपनाम से प्रसिद्ध हैं इनके द्वारा पहली बार महापाषाणीय समाधानों की खोज की गई थी, जिसमें मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अवशेष जैसे भेड़ बकरी हो गए और लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए थे। मलारी गांव ये मारछा जनजाति का एक गांव है। तो मारछा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के चमोली जिले के मलारी गांव में। ताम्रनिधि यहाँ पर शब्द आए हैं और ताम्रनिधि मध्यपाषाण संस्कृति और चित्रित धूसर मृदभांड इनके बारे में भी एक एक लाइन में जानते हैं। तो जो ताम्रनिधि संस्कृति है ये एक पुरातत्व संबंधी अवधारणा है जो भारत में जो कोपर एज है, ताम्र पाषाण काल, तो कोपर एज के दौरान पाई गई तांबे की वस्तुओं के संचय से संबंधित है। जो मध्यपाषाण संस्कृति है, मध्यपाषाण संस्कृति को
मेसोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। तो मेसोलिथिक संस्कृति मध्य पाषाण संस्कृति को ही कहा जाता है और पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का ये समय है। एक संक्रमण काल था जब लोग यहाँ पर लोग अभी भी शिकार तो कर ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये कृषि की ओर बढ़ना शुरू कर देते। शिकार तो अभी भी कर ही रहे थे, लेकिन अब ये कृषि की ओर बढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी इनका जो मुख्य भोजन था वो शिकार ही था। चित्रित धूसर जो मृदांड है, ये क्या चीज है? पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, ये एक प्रकार की प्राचीन मिट्टी का बर्तन है जो हल्के भूरे रंग का होता है और जिस पर गहरे रंग से रेखाएं चित्रित की जाती है, आकृतियां इसमें से चित्रित की गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फांसना शिखर शैली मंदिर वास्तुकला किससे संबंधित है? जो फांसना शिखर शैली मंदिर वास्तुकला है तो किससे संबंधित? अब देखिए, जो फांसना शिखर शैली है तो ये नागर शैली का ही एक उप प्रकार है। तो अब देखिए, जो नागर शैली है तो नागर शैली कहाँ की? उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर वास्तुकला शैली है। तो ये सभी मंदिर उत्तराखंड में है तो उत्तर भारत के ही हैं। सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी गढ़वाल में है। वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर नारायणकोट ये चमोली में है। बालेश्वर मंदिर जागेश्वर में कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में। तो ये जो सभी के सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। फांसना शिखर शैली जो मंदिर वास्तुकला संबंधित है सभी के सभी, क्योंकि ये सभी ही नागर शैली से संबंधित और उसी का ही ये प्रकार है फांसना शिखर शैली। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में जो मंदिर वास्तुकला है ये 3 प्रमुख शैलियों में विभाजित है। कौन कौन सी है? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। और जो फांसना शिखर शैली है ये नागर शैली का ही एक उप प्रकार है। नागर शैली ये मुख्यतः उत्तर भारतीय शैली है। नागर शब्द क्या है? नगर से बना हुआ है। यहाँ पर सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता था। जो द्रविड़ शैली है ये मुख्यतः दक्षिण भारतीय शैली है। ये शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली ये कहलाती है और तमिलनाडु के जो अधिकांश मंदिर है ये इसी श्रेणी के हैं। जो वेसर शैली है तो वेसर शैली क्या है? नागर और द्रविड़ शैलियों का ये मिला जुला रूप है, तो इसके बीच का हो गया वेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। तो चौमू देवता की पूजा की जाती है किस रूप में? तो दुधारू और मवेशियों की सुरक्षा हेतु की जाती है उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा। बी ऑप्शन सही जवाब इसका। तो उत्तराखंड में जो चौमू देवता है इन्हें मुख्य रूप से दुधारू मवेशियां जो पशु होते हैं, दुधारू पशु, इनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूजा जाता है। ये देवता कुमाऊं क्षेत्र के पशुपालकों और ग्रामीणों के मुख्य ये आराध्य हैं। चौमू देवता का जो मूल स्थान है चंपावत जिले का नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। और कौन सी जगह ये? गुमदेश। तो गुमदेश इनका मूल स्थान माना जाता है। चौमू देवता की जो कल्पना है पशुपतिनाथ शिव की चतुर्मुखी रूप से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो जो घी संक्रांति पर्व है तो अन्य स्थानीय नाम क्या है? ओलगिया। तो ओलगिया नाम है स्थानीय। बी ऑप्शन सही जवाब। तो जो ओलगिया है जिसे हम घी संक्रांति या घी त्योहार भी कह देते हैं, तो घी त्योहार भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड का एक लोक पर्व है और ये भाद्रपद मास की संक्रांति पर मनाया जाता है। और ये त्योहार फसल की अंकुरित होने और पशुधन को ही समर्पित है। इसमें आया है दूसरा फूलदेई त्योहार। तो फूलदेई ये भी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है और ये बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। तो अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित है? तो अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है कुनिंद राजवंश से। कुनिंद राजवंश से संबंधित है अल्मोड़ा मुद्राएं। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं जिन्हें अल्मोड़ा के सिक्के या अल्मोड़ा की मुद्राएं, ये कुनिंद वंश से संबंधित है और ये वंश 2री और 3री शताब्दी के दौरान हिमालयी क्षेत्र में शासन करता था। इन सिक्कों को हिमालयी क्षेत्र की पहली मुद्रा माना जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछ गया कि हिमालयी क्षेत्र की पहली मुद्रा कौन थी? वो थी अल्मोड़ा के सिक्के या अल्मोड़ा मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई?
तो देहरादून में स्थापित की गई थी 1932 में, सी ऑप्शन 1932। तो भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में की गई थी और इसके संस्थापक तत्कालीन भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर फिलिप वालहाउस चैटवुड, डायरेक्ट बोल लेते हैं सर फिलिप चैटवुड, तो भारतीय सैन्य अकादमी के संस्थापक हैं। 1 अक्टूबर 1932 को आईएमए की स्थापना देहरादून में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, डी ऑप्शन सही जवाब। तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे और 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक के इस पद पर इन्होंने कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं देगा? तालेश्वर दानपत्र, ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। कंडार दानपत्र चंपावत, ये गलत है। कंडार जो दानपत्र है ये भी अल्मोड़ा में ही है। और अब एक ही तो गलत होगा ना, सुमेलित नहीं, तो पांडु के सब दानपत्र चमोली में ही है, भूदेव की प्रशस्ति बागेश्वर में, सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि यही इसमें सुमेलित नहीं था। तो देखिए जो कंडार दानपत्र है ये अल्मोड़ा के कंडार क्षेत्र से प्राप्त हुआ था और ये कुमाऊं क्षेत्र की ऐतिहासिक भूमिदान प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। अब जो अन्य है यहाँ पर दानपत्र, तालेश्वर दानपत्र, तो तालेश्वर दानपत्र ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ और 6ठी शताब्दी के ब्रह्मपुर नरेशों, जिसमें आ गया द्विजवर्मन और विष्णुवर्मन के शासनकाल का ये उल्लेख करता है। पांडुकेश्वर दानपत्र ये चमोली जनपद में पांडुकेश्वर से प्राप्त हुआ और ये बद्रीनाथ धाम से जुड़े धार्मिक और प्रशासनिक दस्तावेजों से संबंधित है। और जो भूदेव की प्रशस्ति है ये बागेश्वर के बागनाथ मंदिर परिसर से प्राप्त हुई और ये कत्यूरी राजा भूदेव जो 9वीं शताब्दी है इसकी ये प्रशस्ति है। और व्याघ्रेश्वर जिसे वर्तमान में बागेश्वर है, बागेश्वर कहा जाता है, तो इसका इसमें ये उल्लेख करता है ये प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 20, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? तो जो हैप्पी क्लब संगठन है इसकी स्थापना की थी गोविंद वल्लभ पंत ने, डी ऑप्शन सही जवाब है। तो गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना की थी और कब की थी? 1903 में। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये हो गए आज उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना डिटेल में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये बोलने के लिए। तो 20 क्वेश्चन है, यहाँ से आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और ये सभी चीज़ें आपने नोट जरूर कर ली होगी। अगर आप ऐसे ही डिटेल नोट चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कीजिए jardhariclasses.in और वहाँ से आप जरधारी क्लासेस के डिटेल नोट्स ले सकते हैं। अगर आप शुरू से स्टडी करना चाह रहे हैं और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो जरधारी क्लासेस की यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट बनी है, फ्री है बिल्कुल, और आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट से आप अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।